सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए, इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है। अरविंद केजरीवाल, अकॉर्डिंग टू मी, ही इज द इर्रिस्पांसिबल लायर। क्या राशन रेवड़ी है? क्या बिजली पे किसानों को अगर आप कोई छूट देते हैं वो रेवड़ी है? ही इज जस्ट एन इलेक्शन बी मतलब BEE। दोस्तों के 5 लाख करोड़ के टैक्स माफ, दोस्तों के 10 लाख करोड़ के लोन माफ, लेकिन एक किसान की किस्त माफ नहीं करते इस दोस्तवादी मॉडल में। अंग्रेजी में कहते हैं बेट, BAIT, बेट, जिसको कहा जाता है दाना डाल करके मछली पकड़ने की कोशिश। ठीक उसी प्रकार ये जो फ्रीबी है ये एक बेट है। आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार देते हैं आप और अपने पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ रुपए माफ करते हैं आप। चाहे वो प्रदेश का हो चाहे देश का हो, खजाने पे सबका अधिकार है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक टैक्स, जनसंख्या नियंत्रण, चुनावों में मुफ्त की रेवड़ियों पर रोक, घर घर तिरंगा, ये सब कुछ ऐसी थीम हैं जिन पर पहले भी बहस हो चुकी है, समय समय पर होती रहती है और इसी थीम पर आधारित नई नई बहसें लाई जाती हैं ताकि जनता की बहस नीचे से ऊपर ना आए, बल्कि ऊपर से जो टॉपिक दिया जाए उस पर जनता टपक कर बहस करने लग जाए, फिर भूल जाए कि उसके मुद्दे क्या हैं, उसके जीवन में क्या बदलाव आया है। जिस देश में मात्र 25,000 महीना कमाने पर आप चोटी के 10% में आ जाते हैं, उसकी हालत जमीन पर क्या होगी आप समझ सकते हैं। लोगों का जीवन कितनी मुश्किल से चलता होगा, मगर बहसें इस तरह की पैदा की जाती हैं जैसे लगता है कि बहस उत्पादन से ही उनका जीवन समृद्ध होने वाला है। स्किल इंडिया स्मार्ट सिटी अभियान जब लॉन्च हुआ तब आप उस समय के हिंदी अखबारों में छपे लेखों और हेडलाइनों को याद कीजिए। अनगिनत लेखों से माहौल बना दिया गया। आज शहर के शहर बारिश में नाले का पानी बह रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं। इस दौर के झूठ को समझना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग चाहिए और बहुत सारी तकनीकी क्षमताएं भी। जैसे हमें जानने में दिक्कत आ रही है कि 16 जुलाई को प्रधानमंत्री ने जब मुफ्त रेवड़ियों को बंद करने का बयान दिया, तब उसके बाद से सभी भाषाओं के अखबारों में बीच के संपादकीय पन्नों पर कितने लेख छपे हैं, खासकर हिंदी अखबारों में कितने ऐसे लेख छपे हैं। इनमें से कितने लेख प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करते हुए लिखे गए हैं, लिखने वाला कौन है, कितने मंत्रियों ने इस विषय पर लिखा है। 2014 के बाद से मंत्रियों और भाजपा के नेताओं का संपादकीय पन्नों पर लिखना काफी बढ़ गया है। यह चलन 2014 के पहले भी था, लेकिन ऐसे लेख भी अब छप रहे हैं जिनमें कुछ खास नहीं है। प्रेरणा और जागृति के अलावा नैतिक शिक्षा पर ही 2-4 पैराग्राफ भर दिए जाते हैं, उन्हें भी छापा जा रहा है। आमतौर पर संपादक ऐसे लेख ना छापे जिनमें कोई खास बात ना हो। प्रधानमंत्री के बयान और सुप्रीम कोर्ट की बहस को आधार बनाकर मुफ्त की रेवड़ियों पर जितने भी लेख लिखे जा रहे हैं, उन्हें गिन लेने से पता चलता है कि एक इशारा होते ही किस तरह बहसोत्पादन होने लगता है। इसी तरह हम टीवी चैनलों में मुफ्त की रेवड़ियों पर होने वाली बहस को भी गिन सकते हैं। एक पैटर्न निकल कर आता है कि ऊपर से टॉपिक टपका दी जाती है, फिर नीचे खड़े लोग उसे लोक लेते हैं, यानी कैच कर लेते हैं, फिर चारों तरफ रेवड़ियों की चर्चा होने लगती है। सूचक, शुभांगी और सुशील को एक एक अखबार के 1 महीने के संपादकीय पलटने पड़े। जाहिर है कम समय में इसे पुख्ता तौर पर नहीं संकलित किया जा सकता था, फिर भी आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में किस तरह से बहसोत्पादन किया जा रहा है और लोगों को उलझाया जा रहा है। काश हमारे पास तकनीकी क्षमता होती तो हम वाकई गिन कर बताते कि मुफ्त रेवड़ियों पर कितने लेख छपे हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर कितने लेख छपे हैं, जो लिख रहे हैं उनका राजनीतिक संबंध किस दल से है, क्या वे बार बार एक ही दल की किसी योजना और टॉपिक के समर्थन में लिखते रहते हैं। जब आप इसका सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि अखबार अपने पाठकों को क्या समझते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पाठक के भीतर पाठक होने का स्वाभिमान भी हो, नहीं तो पता नहीं चलेगा। इसका अध्ययन होना चाहिए कि एक देश एक चुनाव, मुफ्त की रेवड़ियां, जनसंख्या नियंत्रण पर कितने लेख छप रहे हैं, ये एक तरफा है या आलोचनात्मक है। द अमेरिकन प्रेसिडेंसी प्रोजेक्ट
इसकी वेबसाइट है। 1999 में राजनीति विज्ञान के छात्रों ने इसका निर्माण किया। मकसद था कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो लेख छपते हैं संपादकीय, वे कितने तटस्थ होते हैं और कितने प्रायोजित यानी एक तरफा, जिनमें किसी व्यक्ति की तरफदारी की जाती है। इसके जरिए छात्र देखते हैं कि एक व्यक्ति के पक्ष में जो लेख लिखे जा रहे हैं वो कौन है, कैसे उसके दबाव और चमचागिरी में बहुत सारे लोग तारीफ में लेख लिखने लग जाते हैं। इसका अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे मीडिया के जरिए तानाशाही आ रही है। तानाशाही के इशारे पर अनगिनत लेख एक ही थीम पर लिखे जाते हैं। इसलिए मीडिया में छपे लेखों का विश्लेषण होता है ताकि आप इन लेखों को और इसके पीछे के खेलों को समझ लें। भारत में भी लोग राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, वे भी ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। 2020 में जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तब वहां के अखबारों में किस उम्मीदवार का समर्थन करते हुए संपादकीय लेख छपे, इसकी गिनती की गई है। अमेरिकन प्रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के अनुसार, जैसे इस वेबसाइट से पता चलता है कि 95 लाख से अधिक सर्कुलेशन वाले अखबारों में राष्ट्रपति जो बाइडेन के समर्थन में 47 संपादकीय लेख छपे और ट्रंप के समर्थन में मात्र 44 लेख ऐसे छपे जिनमें बाइडेन और ट्रंप में से किसी का समर्थन नहीं किया गया। यानी इशारा मिलता है कि अमेरिका में भी गोदी मीडिया है। अमेरिकन प्रेसिडेंसी प्रोजेक्ट ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि 2016 में हिलेरी क्लिंटन के पक्ष में भी 41 लेख छपे थे, ट्रंप के समर्थन में 1। 2008 के चुनाव से अखबारों में किसी उम्मीदवार के पक्ष में छपने वाले लेखों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में कभी फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों की बहस नहीं हुई है, हमेशा होती है। यह नई बहस नहीं है, हर चुनाव में होती है। इस बहस के सहारे ऐसी चीजों को निशाना बनाया जा रहा है जैसे लोग मुफ्त रेवड़ियां बंद करने के नाम पर गरीब जनता के मुंह से निवाला छीनकर ताली बजाने लग जाएं कि मुफ्त की रेवड़ियां बंद हो गईं। याद रखिएगा, इस देश में 10% लोग भी महीने का 25,000 रुपया नहीं कमाते हैं, इसलिए बड़ी आबादी को सरकारी मदद की जरूरत है। कोरोना के समय मुफ्त अनाज रेवड़ी के तौर पर नहीं दी गई थी, बल्कि नहीं दी जाती तो लोग भूखे मर जाते। उनका काम छीन लिया गया था। इसके लिए जिम्मेदार कौन था, बहस इस सवाल पर भी हो सकती थी, नहीं हुई। कोरोना के समय जब लाखों मजदूर पैदल चलने लगे और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड लॉन्च किया। 26 अगस्त 2021 को मजदूरों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 137 करोड़ की आबादी वाला हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। यह ई श्रम कार्ड का प्रचार वीडियो है। लॉन्च होने के 1 महीने के भीतर असंगठित क्षेत्र के करीब 1,70,00,000 मजदूरों ने पंजीकरण करा लिया। ये वो मजदूर हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत कम कमाते हैं, जिनका ईपीएफओ और ईएसआईसी में खाता नहीं है। 30 जुलाई तक देश भर में 28 करोड़ से कुछ अधिक मजदूरों ने ई श्रम कार्ड बनवाए हैं। अकेले यूपी में 8 करोड़ 29 लाख मजदूरों ने ई श्रम कार्ड बनवाए। यूपी के लिए तो लक्ष्य 6.6 करोड़ ई श्रम कार्ड का था, लेकिन वहां लक्ष्य से 124% ज्यादा ई श्रम कार्ड बने हैं। 48% ज्यादा कार्ड केवल यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार में बने हैं। पता चलता है कि लोग कितना कम कमाते हैं और सरकार से कुछ मिलने की आशा में ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं। सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का एक डेटाबेस बना रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एनआईसी की मदद से एक राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए इस डेटाबेस को एकीकृत करने का बीड़ा उठाया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ 29 लाख लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाए हैं। इसका मतलब है वे काफी कम कमाते हैं। इतना कम कमाने वालों को सरकार की योजनाओं की जरूरत पड़ती है। नहीं मिलेगी सरकारी योजनाएं तो ना तो वो भोजन कर पाएंगे, ना बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ना इलाज करा पाएंगे। इसलिए सरकारी योजनाओं का समर्थन बहुत जरूरी है। अब हम लौटते हैं एक सवाल पर। जब मुफ्त रेवड़ियों की इतनी चिंता थी, तब यूपी चुनाव में ई श्रम कार्ड वालों के खाते में 1,000 रुपए क्यों डाले गए? जब यूपी में दिए गए तब पूरे देश में क्यों नहीं दिए गए?
इसका मतलब है कि योगी सरकार ने इन खातों में पैसा वोट को प्रभावित करने के लिए डाला। उस समय विपक्ष ने भी आरोप लगाए थे। तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं चिंतित हुए कि मुफ्त की रेवड़ियां ठीक नहीं हैं। हमने यूपी चुनावों के दौरान प्राइम टाइम में इस पर कई दफा फोकस किया। प्राइम टाइम में जब इसकी चर्चा की तब यूपी में 1.5 करोड़ ई श्रम कार्ड बने थे। हम उस दिन का एक हिस्सा सुनाना चाहते हैं। यूपी सरकार ने अपने इन विज्ञापनों में दावा किया है कि श्रम कार्ड बनाने वाले 1.5 करोड़ खातों में 1500 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। इन खातों में 1000 रुपए की किश्त गई है, 500 रुपए की एक किश्त बाकी है। ऐसी भी खबरें छपी हैं कि 1000 रुपए लेने के लिए यूपी के बीए और एमए पास नौजवानों ने भी श्रम कार्ड बनवाए हैं। यूपी के तमाम जिलों में 10 से 15 लाख खातों में 1000 रुपए भेजे गए हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए इन खातों में पैसा दिया गया है, वो भी मार्च 2022 तक के लिए? अगर नहीं तो फिर पूरे देश में ई श्रम कार्ड बनवाने वाले 20 करोड़ मजदूरों के खाते में पैसे क्यों नहीं भेजे गए हैं? केवल 1.5 करोड़ यूपी वालों के खाते में पैसा क्यों गया है? क्रोनोलॉजी समझिए। ई श्रम कार्ड केंद्र की योजना है। यूपी में जब चुनाव आया तो 1.5 करोड़ लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिए, उनके खाते में 1000 रुपए चले गए। चुनाव खत्म हुआ, खाते में पैसा भेजना बंद हो गया। क्या यह वोटर को प्रभावित करने के लिए नहीं रहा होगा? अगर नहीं, तब यूपी के सभी 8 करोड़ 29 लाख ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में पैसे क्यों नहीं गए? पूरे देश के 28 करोड़ ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में पैसे क्यों नहीं गए? क्या पता जब 2024 का लोकसभा चुनाव आ जाए तब पैसा भेज दिया जाए। यूपी चुनाव के समय तो हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे एमए बीए पास लोगों ने यह कार्ड बनवाया। अचानक संख्या बढ़ गई जिनके खाते में पैसे गए। प्राइम टाइम के पुराने एपिसोड का हिस्सा आपको सुनाना चाहते हैं। इसे समझने के लिए अमर उजाला में छपी 2 खबरों की कतरने दिखा रहा हूं। पहली खबर प्रतापगढ़ जिले की है, जहां 500 रुपए का भत्ता लेने के लिए बीए और एमए की डिग्री वाले बेरोजगार भी श्रमिक कार्ड के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। प्रतापगढ़ की आबादी 32 लाख से कुछ अधिक है, लेकिन यहां 12.5 लाख लोगों ने 500 का भत्ता लेने के लिए श्रमिक कार्ड बनवा लिए। अखबार ने लिखा है कि इसके पहले जिले में 1.46 लाख श्रमिकों का ही पंजीकरण था, लेकिन इसकी संख्या 12.5 लाख से अधिक हो चुकी है। इस योजना के तहत मार्च 22 तक 500 की राशि दी जाएगी। अमर उजाला में ही बलिया से ऐसी ही एक खबर छपी कि 500 का भत्ता प्राप्त करने के लिए बीए एमए पास श्रमिक कार्ड के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। यहां 11.5 लाख लोग पंजीकरण करा चुके हैं। यूपी सरकार अखबारों में विज्ञापन दे रही है कि 1.5 करोड़ कामगारों के खाते में 1500 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। क्या चुनाव जीतने के लिए इन खातों में पैसा दिया जा रहा है, वो भी मार्च 2022 तक के लिए? ऐसा नहीं है कि विपक्षी पार्टियां मुफ्त में चीजें देने का वादा नहीं करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी जब भी मौका मिलता है वो भी यही करती है, कैश ट्रांसफर कर देती है। तो क्या आरोप उस पर नहीं लग सकता कि वह भी वोटर को प्रभावित करना जानती है और चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुफ्त की रेवड़ियों को निशाना बनाकर विपक्ष की राजनीति को कंट्रोल किया जा रहा है? 2021 में पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेता वादे कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन गई तो राज्य के 72 लाख किसानों के खाते में सभी 8 किश्तों के पैसे दिए जाएंगे। एक किश्त एडवांस में भी दी जाएगी। इस तरह 72 लाख किसानों के खाते में 18 हजार रुपए दिए जाएंगे। मामला यह था कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का काट निकालने के लिए राज्य सरकार की योजना शुरू कर दी और राज्य सरकार की तरफ से किसानों को ज्यादा पैसे दिए गए। 2019 का जब लोकसभा चुनाव आ रहा था तब फरवरी 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च हुई। इस योजना को बैक डेट से क्यों लॉन्च किया गया? 1 दिसंबर 2018 की किश्त के साथ 31 मार्च 2019 तक किसानों के खाते में 2 किश्तें भेजी गई। एक किसान के खाते में 4000 रुपए गए और लोकसभा में माहौल बनाने के पीछे इसका भी बहुत हाथ बताया जाता है। मैं मेरे पुरुलिया के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, 2 मई को दीदी को हटा दीजिए,
3 मई से हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि जैसे ही बंगाल में भाजपा सरकार बनती है, हर किसान के घर में एक साथ, मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, एक साथ 18,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। एक तरफ केंद्र सरकार दावा करती है कि ऐसा सिस्टम बन गया है जिसका पैसा होता है उसी के खाते में जाता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मामले में ही देखिए तो पैसे दिए जाने के कई महीने के बाद हजारों करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं। इस पैटर्न पर बहस होनी चाहिए। क्या यह पैसा उन जगहों से वसूला जाता है जहां चुनाव हो जाता है? 22 मार्च 2020 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 4,352 करोड़ रुपए गलत लोगों के खाते में चले गए, जिनकी वसूली हो रही है। अभी तक ऐसे अपात्र लोगों से 296 करोड़ रुपए ही वसूले गए हैं। सवाल है कि 4,352 करोड़ रुपए कैसे अपात्र लोगों के खाते में चले गए? 2019 में यह योजना लॉन्च हुई, क्या बिना पुख्ता इंतजाम के ही पैसे भेजे जाने लगे? क्या चुनावी कारणों से इन सब बातों को अनदेखा किया गया? मुफ्त की रेवड़ी की बहस खजाना बचाने को लेकर नहीं हो रही है, बल्कि विपक्ष को निशाना बनाने का बहाना नजर आता है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल इसका बढ़ चढ़कर प्रतिरोध कर रहे हैं और इस मसले को लेकर सबसे ज्यादा घमासान दिल्ली में मचा हुआ है। Arvind Kejriwal, according to me, he is an irresponsible liar, and on every issue he tries to lies. And how far he has promised in so many states free electricity, where all he has given, let him first say that. What he has given in Delhi, let him say that. And many questions have been raised even yesterday, saying that if his Delhi schools are good, why their MLAs, Aam Aadmi Party MLAs, ministers, their children, grandchildren, they are not studying there. तब फिर बीजेपी ने पंजाब के विधानसभा चुनावों में 300 यूनिट बिजली फ्री देने और यूपी में किसानों को सिंचाई की बिजली फ्री देने का वादा क्यों किया? क्या बीजेपी ने यह बहस इसलिए शुरू की कि पहले विपक्ष की सरकारें रेवड़ियां बंद कर दे, फिर वो बंद करेगी? अगर बहस में उसका इतना यकीन है तो वह अपनी रेवड़ियों पर पहले फैसला कर दे, उन्हें बंद कर दे। हम यहां अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे कि रेवड़ी किसे कहेंगे। यह परिभाषा इतनी साफ नहीं है, लेकिन इसकी राजनीति साफ साफ नजर आ रही है। विपक्ष की रेवड़ी रेवड़ी, बीजेपी का लोक कल्याण। अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी बता दे वो क्यों मुफ्त की सुविधाएं देने का वादा करती है। 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। उस समय कोरोना के टीके का टका लगता था। बीजेपी ने कह दिया बिहार में फ्री में टीका लगाएंगे। हंगामा मचा। तब निर्मला सीतारमण ने दमदार तरीके से कहा कि पार्टी बिल्कुल ऐसा कर सकती है कि जब वो सत्ता में आएगी तो क्या करेगी। बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों का घाटा हो जाता है तो बैंक कई लाख करोड़ रुपए का लोन बट्टे खाते में डाल देते हैं। आम गरीब लोग जब आर्थिक संकट में हों तो उन्हें मिलने वाली सुविधाएं खैरात नहीं है, उनका हक है। चाहे वो प्रदेश का हो चाहे देश का हो, खजाने पे सबका अधिकार है। अब रेवड़ी की बात जो कह रहे हैं तो रेवड़ी किसे आप मानेंगे? सवाल इस बात की है, आप क्या आज देश 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और यदि लोगों के पास आज भी भोजन नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहे हैं और उसके इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसे हम किस दृष्टि से देखते हैं? दूसरी बात यह है कि आज हमको तय करना पड़ेगा कि हमारी न्यूनतम आवश्यकता क्या है। बीमार उद्योग है, उसे सहायता पहुंचाने को रेवड़ी कर रहे हैं, तो कोई घर में सस्ते दर पे बिजली पहुंचाना है, उसे रेवड़ी कर रहे हैं। तो देश को तय करना पड़ेगा कि आखिर रेवड़ी की श्रेणी में कौन सा आता है। तो ये चर्चा चल पड़ी है तो अच्छा ही है, इस चर्चा होनी चाहिए। मुफ्त की रेवड़ियों की बहस का जन्म 16 जुलाई 2022 के दिन नहीं हुआ, जिस दिन प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा की।
गोदी मीडिया में जो बहसोत्पादन हुआ है वो एक तरफा लगता है और विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। इस बहस के बहाने टाइम काटने का जुगाड़ ज्यादा लगता है। उत्तर प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी का जोर नहीं था, फिर यहां के चुनाव में बीजेपी ने फ्री की सुविधाएं देने का वादा क्यों किया? होली और दिवाली पर उज्ज्वला के ग्राहकों को एक एक सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, ऐसा वादा क्यों किया? यूपी के चुनाव में बीजेपी ने वादा किया कि रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी लड़कियों को फ्री में स्कूटी दी जाएगी। क्या यह वादा केवल 12वीं पास करने वाली लड़कियों के लिए था या कॉलेज जाने वाली तीनों वर्षों की सभी लड़कियों के लिए था? मेधावी लड़कियों से क्या मतलब है? क्या टॉपर से है या कोई पैमाना तय होना बाकी है? लेकिन यूपी की चुनावी सभाओं में अमित शाह साफ साफ कहा करते थे कि जो लड़की 12वीं पास करेगी, यानी सभी, उसको योगी सरकार मुफ्त में स्कूटी देने वाली है। यही नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मणिपुर के चुनाव में भी इसी तरह का वादा करते रहे। आप दूसरी बार आशीर्वाद दे दीजिए, हर बच्ची जो 12वीं पास करेगी योगी सरकार उसको मुफ्त में स्कूटी देने वाली है। स्कूटी देने, हम किसानों को 5 साल तक सारा बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने वाले। माताएं बहनें यहां बैठी है, जिनके पास भी उज्ज्वला का गैस है, होली और दिवाली में एक गैस आपको 2 गैस साल में मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे मित्रों, मुफ्त। We are going to provide free scooty to all meritorious college-going girls of the state. Now, scooty and moped, this is empowering the women, empowering the female section of the society, making them stand for their education and go forward in a big way. So this is our commitment. The same way, girls from the economically weaker sections and the backward sections will be given an incentive of 25,000 for their education and for their development. Again, we will be distributing and we'll be providing free laptops to all meritorious students passing class 12th. बीजेपी जब मुफ्त में स्कूटी देने का वादा करती है तब उसे याद नहीं रहता कि फ्री में रेवड़ियां ठीक नहीं, सरकारें बसें नहीं चलाती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खत्म किया जा रहा है। मुफ्त में स्कूटी बांटना क्या मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है? अकेले यूपी में अगर 12वीं पास लड़कियों को मुफ्त की स्कूटी दी जाएगी तो खर्चा कई हजार करोड़ का हो जाएगा। एक्टिवा स्कूटी की कीमत 76,000 से लेकर 88,000 तक बताई जाती है। यूपी में इस साल 9,28,000 से अधिक लड़कियां 12वीं पास हुई हैं। 76,000 की एक स्कूटी के हिसाब से ही इस साल 7,528 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। दिल्ली सरकार फ्री और 50% सस्ती बिजली देती है, जिस पर करीब 3,000 करोड़ की सब्सिडी आती है। स्कूटी ज्यादा जरूरी है या बिजली, आप इस पर बहस करते रहिए। आप दूसरी बार आशीर्वाद दे दीजिए, हर बच्ची जो 12वीं पास करेगी योगी सरकार उसको मुफ्त में स्कूटी देने वाली है। स्कूटी देने। इस बीच केंद्र सरकार सीनियर सिटीजन के लिए रेल टिकटों पर सब्सिडी बंद कर देती है, तो उधर यूपी सरकार ऐलान करती है कि 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बस यात्राएं मुफ्त होंगी। मोदी सरकार ने बजट में और बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्रों में कई तरह के वादे किए हैं 2022 के लिए कि 2022 आएगा तो इन्हें पूरा किया जाएगा। ऐसा ही एक संकल्प था 2022 तक 10,000 FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। 2022 आया, 30 जून तक मात्र 963 FPO बने हैं। 353 बनने की प्रक्रिया में है, ये इनकी वेबसाइट से पता चलता है। 10,000 क्यों नहीं बने? हमारा तर्क है कि जब भी वादों के परीक्षण का टाइम आता है, तरह तरह की बहसें लॉन्च कर दी जाती हैं। क्या यह सब जानबूझकर किया जा रहा है? इसी तरह की एक सदाबहार बहस है
एक देश एक चुनाव, कब इसकी बहस तेज हो जाती है, कब पीछे चली जाती है, हिसाब रखना मुश्किल है। यह सारी खबरें अमर उजाला और दैनिक जागरण की हैं, जो समय समय पर छपी हैं। ऐसी चर्चा 2014 के पहले भी हुआ करती थी, लेकिन 2016 से ऑल वेदर रोड की तरह हर मौसम में चलाई जाती है। काश हम गिनकर बता पाते कि इस एक विषय पर भारत के सभी अखबारों में पिछले 6 वर्षों में कितने संपादकीय लेख और कितनी खबरें छपी हैं। इनमें से कितने लेख एक तरफा हैं माहौल बनाने के लिए। माईगव की वेबसाइट पर 7 सितंबर 2016 से लेकर 16 अक्टूबर 2016 के बीच यह चर्चा चलाई गई कि नागरिक अपनी राय यहां जमा करें। 4400 से अधिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। ज्यादातर लोगों ने 4-5 पंक्तियों की चलताऊ टिप्पणियां की। इन खबरों से पता चलता है कि संसदीय समिति बनाने से लेकर विपक्षी दलों से चर्चा की तमाम खबरें हैं। 21 फरवरी 2018 की खबर है कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर माहौल बनाने के लिए भाजपा ने अपने मुख्यमंत्रियों को दिए निर्देश। क्या आपने सुना है कि मुख्यमंत्रियों को माहौल बनाने का निर्देश दिया जाता है? मुख्यमंत्री का यही काम है कि वे माहौल बनाएं। 13 अगस्त 2018 की एक और खबर है कि एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ी भाजपा, विधि आयोग से मिले पार्टी के नेता। विधि आयोग का कुछ तो महत्व रहा होगा कि भाजपा नेता मिलने चले गए। अब हम आपको बता दें कि 3 साल से विधि आयोग का कोई स्थायी चेयरमैन नहीं है। क्या ये सारी मुलाकातें माहौल बनाओ रणनीति का हिस्सा हैं, ताकि इनके बहाने चर्चा हो, डिबेट हो, बहस उत्पादन हो? जून 2019 में राजनीतिक दलों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, कई दल गए भी। 26 दिसंबर 2020 की खबर से यह भी पता चलता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की मुहिम अब और होगी तेज। इस महीने के अंत तक 25 वेबिनार आयोजित करेगी भाजपा। 13 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री का बयान है कि सभी राजनीतिक दल एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ें। इस एक विषय पर आपको अनगिनत संपादकीय लेख मिलेंगे जो समय समय पर छपते रहे हैं, ताकि माहौल बनता रहे और खबरें आगे पीछे होती रहें। इसी की कड़ी में एक सदाबहार टॉपिक और है, जनसंख्या नियंत्रण। समय समय पर इसके तरह तरह के भूत खड़े किए जाते हैं। आप काला जादू जो जानते हैं वही बता दें कि क्या इस तरह की बहसों से कोई जादू किया जाता है, ताकि जनता का ध्यान इस सवाल से हट जाए कि 2022 में किसानों की आमदनी डबल होनी थी। उस वादे का क्या हुआ? बीजेपी ने 2019 के घोषणा पत्र में जिन 75 संकल्पों का जिक्र किया, जिन्हें 2022 तक पूरा होना था, उस पर कितने संपादकीय लेख लिखे जा रहे हैं, गिनकर बताइए। और उनकी जगह आप ये जोड़ लीजिए कि कितने कॉलम घर घर तिरंगा पर लिखे जा रहे हैं, दनादन लिखे जा रहे हैं। बीजेपी के नेता से लेकर सरकार के मंत्री तक लिख रहे हैं। 2022 तक गंगा साफ होनी थी, ये वादा था। क्यों नहीं सरकार इस पर बात कर रही है? बहस उत्पादन की रणनीति को समझिए। आगे की खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में परीक्षा कराने वाले आयोगों की कमाई खूब हो रही है, मगर बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है। बहस उत्पादन के बाद अब आप बेरोजगारों से करोड़ों रुपए के उत्पादन की तरकीब पर रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग के बाहर हजारों छात्रों ने तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया। नाराजगी की वजहें जायज हैं। पिछले 4 साल में पीएससी ने 67 करोड़ 46 लाख रुपए खर्चे हैं। उम्मीदवारों से इसमें 28 करोड़ वसूले हैं। 1400 रिक्त पदों के लिए 7,54,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे हैं। पीएससी ने 10 परीक्षा आयोजित की, लेकिन 4 साल बाद एक भी नौकरी नहीं दे पाई, जिससे प्रशासनिक ढांचा भी चरमरा गया है। क्लास 1, क्लास 2 के 40% से ज्यादा पद खाली हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लगभग 50% खाली हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के 873 में से 400 पद खाली हैं। डीएसपी के 1007 में 337 पद खाली हैं। 1.5 लाख से ज्यादा तो सरकारी नौकरियां ही खाली हैं। 15 से 20 लाख विद्यार्थी एक साल में निकल रहा है। 5 साल से भर्ती नहीं हुई है। 2017 से कोई नियुक्ति विशेष नहीं मिली है। मैं पिछले 5 साल से एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं 2019 का इंटरव्यू कॉल है मुझे, और 3.5 साल से इस एग्जाम का कोई रिजल्ट नहीं आया है। बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। ना पटवारी एग्जाम हो रही है, ना एसआई हो रही है, ना एमपीपीएससी हो रही है। सरकार कह रही है तकनीक की दौर में जरूरी नहीं कि हर सरकारी पद भरा जाए।
अब ये टेक्नोलॉजी का युग है, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से होती हैं। पहले जिस काम को 100 लोग करते थे वो अब एक कंप्यूटर करता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें अब न्यू टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करना पड़ेगा और दूसरा हमें ये करना पड़ेगा कि सरकार पॉलिसी ऐसी हो सरकार की कि जिससे अधिकतम लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार मिले, निजी क्षेत्र में उद्योग कारखाने आए, उसमें रोजगार मिले और लोग खुद अपने स्वयं के भी रोजगार सरकार की तरफ से वो सारी सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और लोग अपना रोजगार स्थापित कर सकें। परीक्षा नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन पैसे वसूलने में सरकार पीछे नहीं है। कुछ महीने पहले सरकार ने विधानसभा में बताया था कि बेरोजगार युवकों की भर्ती परीक्षा पर कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले 10 सालों में 1046 करोड़ रुपए की फीस वसूली है, जबकि खर्च किए हैं मात्र 502 करोड़, यानी बेरोजगारों से 544 करोड़ रुपए की कमाई। सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2020 में 24,72,000 पंजीकृत बेरोजगार थे, जो अब बढ़कर 30,23,000 हो गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार का ई श्रम पोर्टल बताता है कि राज्य में 1,30,00,000 बेरोजगार हैं, जिसमें 35% ग्रेजुएट हैं। बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र में 10 लाख नौकरियों का वायदा किया था। ये और बात है कि पिछले कुछ सालों में रजिस्टर्ड बेरोजगार ही 10 लाख से ज्यादा बढ़ गए हैं। चाहे पटवारी हो, चाहे चयनित शिक्षक या फिर पीएससी उम्मीदवार, सब सरकारी नौकरी की बाट जोह रहे हैं। ये भी और बात है कि चयन भवन जैसी संस्थाएं इन बेरोजगार उम्मीदवारों के बूते ही करोड़ों कमा रही हैं। भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अभियानों और शपथों के सिलसिले को समझने की जरूरत है। हमने प्राइम टाइम में बताया है कि माईगव की साइट पर 60 प्रकार की शपथें हैं, 60 प्रकार की, हर चीज की शपथ मिल जाती है। खुद बीजेपी सरकार 15 लाख रुपए देने का वादा पूरा नहीं कर सकी और सरकार आप जनता से कहती है कि इसकी शपथ ले लीजिए, उसकी शपथ ले लीजिए, वेबसाइट पर जाकर लाइक कर दीजिए, ताकि बहसों की आंधी में जनता के मुद्दे तिनके बनकर उड़ जाएं। आप दर्शक तिनका नहीं है, खंभा है, इसलिए टिके रहिए और ब्रेक ले लीजिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की ये सरकार मजबूती से चलेगी, ये जनता की सरकार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के निर्णय ने बीजेपी को तमाचा मारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबको डराने और खरीदने में लगी है। बिहार में महागठबंधन सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज दोबारा आ गया है। आरजेडी जेडीयू राज में कानून की धज्जियां उड़ी। रेवड़ी बनाम कल्याणकारी योजना को लेकर बहस अब भी जारी है। कल केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला किया था। आज संबित पात्रा ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा कि केजरीवाल दाना डालकर फंसाते हैं। इसके जवाब में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि ये लोग जनता के लिए चलाई स्कीम को रेवड़ी बताकर मजाक बना रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार के केवल 2 मॉडल हैं। एक मॉडल उनका है जिसमें जनता का पैसा दोस्तों के लाखों करोड़ के लोन और टैक्स माफ करने पर खर्च किया जा रहा है, और दूसरा मॉडल हमारा है जिसमें लोगों की भलाई पर पैसे खर्च होते हैं। यूपी एटीएस ने जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान से जुड़े एक संदिग्ध को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। एटीएस का दावा है कि इस शख्स को नुपुर शर्मा को मारने का जिम्मा मिला था। वो सरहद पार बैठे आतंकियों से बात करता था और इसने फिदायीन होने की ट्रेनिंग ली थी। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कारतूसों की बड़ी खेप के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल
इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में 25 साल के एक होटल मैनेजमेंट के छात्र की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। रामपुर के रनपू गांव के पास लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं सोलन में भारी बारिश के चलते शिमला कालका हाईवे पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढह गया, जिसके बाद गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नोएडा सेक्टर 61 में जेएसएस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली। स्कूल से शुरू हुई ये यात्रा आसपास के इलाकों से गुजरी। इस यात्रा में 200 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए। इस दौरान स्कूल के शिक्षक भी बच्चों के साथ मौजूद रहे। आप देख रहे थे प्राइम टाइम